सबसे पहले एवीएम पीके श्रीवास्तव सर से सवाल मैं करूंगी कि सर फिलहाल इस तरीके के ऑपरेशंस को अमेरिका लगातार अंजाम दे रहा है, उसके 2 बड़े जेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, ये तो आखिरकार अमेरिका ने मान ही लिया है। अमेरिका ने अपनी डिस्ट्रक्शन को तो मान लिया है, लेकिन एक बात की मैं ज़रूर जो रेस्क्यू फोर्सेस थे, क्योंकि मैं एयरफोर्स से हूँ, ये बताना चाहूँगा, एनिमी लाइंस के जब बिहाइंड आप गिर जाते हैं और रिजेक्ट करते हैं, उस वक्त जो आपने सेरे का नाम लिया, सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस एंड एक्सट्रैक्शन, इसके लिए आपके पास उस सीट में और पर्सनल उसकी जो किट होती है, बॉडी में कई सारे सामान होते हैं, इससे आप सर्वाइव कर सकते हैं। आप सिग्नल कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो फ्रेंडली फोर्सेस हों आपको लोकेशन पता कर सकती हैं। अगर आप बेहोश वगैरह हो जाएं तब भी वो बीकन चालू हो जाता है। और आपके पास कार्बाइन भी होती है या आपके पास रेगुलर कोई रिवॉल्वर होती है। उसके बाद जो है आप ट्रेंड होते हैं, पानी होता है, खाना होता है, अपने आप को नाइफ होता है, मतलब अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं उस इलाके में। और आपके पास ट्रेनिंग होती है, सबसे बड़ी बात है, यू आर ट्रेन्ड फॉर दिस डे। जब भी आप हार्म्स पे आते हैं और जब भी ये मिशन लॉन्च किए आते हैं तो ऑपरेशंस रूम में जब मिशन की ब्रीफिंग होती है तो इस तरह की ब्रीफिंग होती है, अगर रिजेक्ट हुए तो क्या होगा, क्या करना होगा। लेकिन ये ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हुआ है, तो यहाँ पर मैं अमेरिकन फोर्सेस को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। ये अपने आप में बहुत टफ ऑपरेशन था। ये इसीलिए शायद संभव हो सका क्योंकि वहाँ की जो उनकी वहाँ एयर सुपीरियरिटी है, अगर डोमिनेंस नहीं है फिर भी एयर सुपीरियरिटी है, और उनके आप प्रिसाइज लेकिन सर ऐसी सिचुएशन में इस तरीके के रेस्क्यू को अंजाम अमेरिका ने दिया कैसे होगा, और एग्जैक्टली ये कौन सा इलाका पड़ता है जहां पर ये जो क्रैश है विमान हुआ है ईरान के द्वारा जो कराया गया है? साक्षी कहने से तो उसको करने के लिए, जैसे आपने विजुअल्स देखे थे पहले वाले हमारे प्रोग्राम में आए थे, उसके लिए एक उनका SC-130 आता है जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट होता है, उसमें A-10 का भी इस्तेमाल करते हैं जो एक फ्लाइंग मशीन गन कहलाता है, और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे। ये पैकेज होता है जो सर्च और रेस्क्यू के लिए आता है, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ एनिमी टेरिटरी में और पायलट को लोकेट करता है, क्योंकि पायलट का बीकन जो है या उसके पास जो सिग्नलिंग मिरर होता है उससे उसकी लोकेशन का अंदाजा लगता है, इसलिए वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वहाँ पहुँच सकता है। और उस वक्त पायलट को या तो ट्रूप्स उतरती हैं, उसको पकड़ के लाते हैं इन केस ही इज नॉट एबल टू डू हिमसेल्फ, अदरवाइज ही इज विंच अप, उसको विंच कर लेते हैं ऊपर, वो अपना लटक जाता है, जैसे आपने देखा होगा कई विजुअल्स में, और उसको ऊपर खींच लेते हैं और फिर लेकर के एनिमी टेरिटरी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया अपने आप में एक वेल रिहर्स्ड, वेल ट्रेन्ड मेथड होता है, प्रोसीजर होता है। सारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो पूरी तरह ट्रेंड होते हैं, और ये ऑपरेशन किया ही जाता है। इसके लिए अपनी एक टीम होती है, उनके अपने कमांडर्स होते हैं, उनको पता है उन्हें क्या करना है। इसलिए और सर इस तरीके के जो अटैक्स है उसको ईरान ने अंजाम आखिरकार कैसे दिया होगा, क्योंकि F-35 या फिर F-16 जो लड़ाकू विमान है वो आधुनिक विमानों की श्रेणी में आते हैं, और वो इस तरीके से जो अटैक किए जाते हैं उनसे बचने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ईरान ने इन विमानों को मार गिराया है तो बड़ी सफलता ईरान के लिए और बड़ा नुकसान अमेरिका के लिए है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए आपने 2 विमानों का नाम लिया, एक F-35 का नाम लिया जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और दूसरा आपने F-15 के स्ट्राइक ईगल का नाम लिया जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। दोनों में फर्क यह है कि दोनों में एक रेडार विजिबल है जैसे F-15 जो है, और दूसरा रेडार विजिबल नहीं है। और जो F-35 को मार गिराने की बात आई थी वो ये हुआ था कि उसको चोट लगी थी, लेकिन वो डे विजिबल होता है, वो जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं उनको विजिबल होता है, IR को विजिबल होता है, इन द सेंस की जो इंफ्रारेड होता है, जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं, तो वो उनको विजिबल होता है, रेडार को नहीं विजिबल होता है। और ये जो जहाज गिरा था जिसके हमें विजुअल्स आ रहे हैं, जिसकी पक्की खबर आ रही है, वो F-15 स्ट्राइक ईगल था जो रेडियो विजिबल है। इसका मतलब रेडार को दिखता है और अच्छे से दिखता है, इसलिए उसके ऊपर मिसाइल्स लॉन्च हो सकी और इसलिए वो गिर सका। F-35 में जो चोट आई थी वो डिफरेंट टेक्निक से आई थी। अब अगर ये दोनों को उन्होंने हैंडल किया है ईरान ने, तो ये मानना पड़ेगा कि उनकी जो एयर डिफेंस की क्षमता है वो खत्म नहीं हुई है, as contrary to what President Trump keeps saying। और इसीलिए मुंहतोड़ जवाब ईरान भी लगातार दे रहा है, और अमेरिका को भी खासा नुकसान कई सारे ट्रिलियंस में यहाँ पर इस युद्ध की वजह से हुआ है। ठीक है पीके श्रीवास्तव सर, यूएस राठौर सर आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग जहां पर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे ये जो जंग है वो आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका खतरा और इसका दायरा और भी ज्यादा अधिक बढ़ गया है। शनिवार की अगर बात की जाए, बीते दिन ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के ऊपर एक बड़ा अटैक किया गया। ईरान के
बुशहर परमाणु प्लांट के पास में हमला होता है। इमारत को नुकसान भी पहुंचा है। हमले में गार्ड की मौत की जानकारी है। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक से रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है। बुशहर परमाणु प्लांट पर हुए हमले के बाद रेडियो एक्टिव रिसाव के खतरे को लेकर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का एक बयान भी सामने आया है। इस बयान में उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा है कि रेडियो एक्टिव रिसाव का असर केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जीसीसी देशों की राजधानियों पर भी पड़ेगा। ये जानकारी मिली है। वहीं ईरान ये बोला है कि बुशहर न्यूक्लियर साइट पर 4 बार अटैक किया गया और सीधे तौर पर ईरान ने एक तरीके से जो हमले का इल्जाम है वो अमेरिका पर लगा दिया है। 4 बार यहाँ पर हमला हुआ है। 37 दिन हो गए इस युद्ध को शुरू हुए, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल जो हमले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में ईरान को भी नुकसान हो रहा है, अमेरिका और इजराइल को भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। महायुद्ध का 37वां दिन चल रहा है और न्यूक्लियर प्लांट पर निशाना बनाकर अटैक यहां पर किया गया। ईरान के बुशहर में इस बार प्लांट के पास में बड़ा हमला किया गया है। प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन प्लांट के पास में बड़ा अटैक किया गया। परमाणु प्लांट के पास में हमले की वजह से रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में हो सकता है यहां पर यूरेनियम स्टोरेज हो। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की जानकारी के मुताबिक ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के पास में हमला हुआ। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास में प्रोजेक्टाइल है जो कि गिरा है, ये जानकारी है। इसी के साथ में परमाणु संयंत्र पर हुए हमले में एक गार्ड की मौत की जानकारी भी फिलहाल ईरान के बुशहर शहर से मिल रही है। ब्लास्ट में एक इमारत को खासा नुकसान पहुंचा। इसी के साथ में न्यूक्लियर प्लांट के पास में हमले होने की वजह से रेडिएशन का खतरा बढ़ा है, यानी कि आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ईरानी विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने इस हमले होने के बाद में बुशहर में एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी के देशों में भी इस रेडियो एक्टिव जो एनर्जीज निकल रही है उसका असर पड़ सकता है अगर रिसाव हो जाता है तो। आइए अब आपको बताते हैं कि बुशहर परमाणु संयंत्र आखिरकार कहां है जहां पर यह हमला किया गया है उसके पास में। तो बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में पड़ता है। फारस की खाड़ी के किनारे समुद्र तट के करीब में यह इलाका बताया जाता है। इसी के साथ में समुद्री पानी से न्यूक्लियर प्लांट को ठंडक जो है वो मिलती है। यही कारण है कि समुद्र के पास में यह इलाका पड़ता है। रेडिएशन का असर अगर उसकी बात की जाए तो समुद्री जल पर पड़ सकता है, और अगर ये रेडिएशन जल में मिल जाती है तो ये और भी ज्यादा घातक हो जाएगा, क्योंकि इसका दायरा बढ़ जाएगा। फारस की खाड़ी के आसपास के देशों में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और यही जो बात है ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अराक्ची, उनके द्वारा कह दी गई है कि अगर इसी तरीके से हमले होते रहे तो आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। यूएस राठौर सर, फिलहाल इस पूरे अटैक को कैसे समझा जाए, क्योंकि अब्बास अराक्ची ने भी कह दिया है कि अगर इसी तरीके से न्यूक्लियर प्लांट के आसपास में आप हमले करते रहे तो रिसाव होने की वजह से, पानी पास होने की वजह से जो आसपास के देश हैं, जो आसपास की जगहें हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और खासतौर पर जो रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। साक्षी, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बहुत ही सेंसिटिव टारगेट है। यहाँ पर आप किसी भी एक चीज को अगर अटैक कर देते हैं तो वही पूरा विध्वंस आएगा। या तो आप मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो मेन डोम है जिसके अंदर न्यूक्लियर प्रक्रिया चलती रहती है उस पे अगर अटैक हो जाता है तो वो चीज़ हो सकती है। अगर कूलिंग सिस्टम जो है, जहाँ पानी है, जहाँ पॉन्डेज है, पानी बहुत ज़्यादा पॉन्डेज करना पड़ता है, वो टूट जाए, जैसे जापान के फुजियामा में हुआ था सुनामी के टाइम पर, या न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो बिजली सप्लाई की जाती है जिससे सारे सब सिस्टम चलते हैं वो टूट जाए, या जहां पर उन्होंने स्पेंट फ्यूल रखा है उसको बदलने के लिए, और या जहां उनके पास फ्यूल का स्टोरेज है, कोई भी चीज़ एक विकराल रूप ले सकती है। तो सबसे सही चीज़ तो यह है कि उधर ना अटैक किया जाए। लेकिन आजकल युद्ध की परिभाषा बदल गई है, लोगों को समझ में नहीं आता, कमांडर्स को, बुशहर प्लांट में 4 बार अटैक करने का मतलब क्या है, वहां पास जाने का मतलब क्या है। अच्छा चलिए इसे छोड़ देते हैं। अगर इसका रिसाव पर्शियन गल्फ में होता है तो एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक कम से कम 15 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, 8 से ज़्यादा देश प्रभावित होंगे, पूरी दुनिया का ऊर्जा स्रोत प्रभावित होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा?
लेकिन उसके बारे में भी सब चुप और हैं। सर एक और क्योंकि ये जिम्मेदारी कंडीशन है वो भी इसके बाद में उत्पन्न ये हो सकती है कि ईरान भी ज्यादा से ज्यादा विनाश के ऊपर आ जाएगा। अगर आप ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आप खाड़ी के देशों को नुकसान पहुंचाएंगे। आपने एस्टिमेट बताया 15 करोड़ लोगों के ऊपर करीबन जो असर है वो इसका पड़ता हुआ देखा जाएगा, और इसी के साथ में हो सकता है कि ईरान भी फिर उसी लेवल पर जाकर आपको हानि पहुंचाएगा। तो ये तो कहीं से कहीं तक खत्म होने के नाम नजर ही नहीं आ रहे हैं सिचुएशन में युद्ध के। जी हाँ, ये जो पर्शियन गल्फ का अगर रेडियो एक्टिव रिसाव हो गया तो वहां से ऊर्जा आना बंद हो जाएगी, वहां से शिपिंग बंद हो जाएगी। जापान का फ्यूजियामा का एक प्रभाव है, अभी जाके उन्होंने सेफ घोषित किया है। तो एक नए चेरनोबिल बनाने की कोशिश न की जाए, और उसके बदले में ईरान है वो इजराइल के डिमोना पे अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी से ना इजराइल ने काम किया है ना अमेरिका ने। इस्फहान बोलिए, नतांज बोलिए, फोर्दो बोलिए, ये सारी जगहों में जहां पर न्यूक्लियर फ्यूल रखा है, यूरेनियम रखा है, हेवी वाटर प्लांट है, इन सब पर बेतहाशा अटैक किए गए हैं। और सबसे मजे की बात है कि IAEA जो इनकी एजेंसी है वो चुप्पी साध कर बैठी, एक सर्टिफिकेट दे देती है कि अभी तक कोई रिसाव नहीं हुआ। ये बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है नेताओं की और मिलिट्री कमांडर्स हो गए हैं। हर बार ये कहा गया कि कोई रेडियो एक्टिव जो सिग्नल है वो नहीं मिला है, रिसाव नहीं हुआ है। इसके ऊपर सवाल आपसे करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग ईरानी विदेश मंत्री की ये चेतावनी साफ करती है जो सामने आ गई है कि अगर हमले के कारण बुशर परमाणु संयंत्र के रेडियोधर्मी वितरण पर तेहरान में नहीं हुआ है, यानी कि कोई जो रिसाव है वो नहीं हुआ है, बल्कि फारस की खाड़ी के देशों की राजधानियों में जीवन को समाप्त ये कर देगा अगर हो जाता है। अब्बास अराक्ची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसमें ये लिखा गया है कि यूक्रेन के ज़ेपोराजिया न्यूक्लियर प्लांट के पास में हमले को लेकर पश्चिमी देशों का आक्रोश आपको याद है। सवाल वो करते हैं, आगे वो लिखते हैं कि अब इजराइल और अमेरिका हमारे बुशर प्लांट पर 4 बार हमला कर चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है और कहा है कि रेडियो एक्टिव रिसाव का असर तेहरान नहीं बल्कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी कि GCC के देशों की राजधानियों पर भी पड़ेगा अगर यहां से रिसाव हो जाता है। ऐसे में ये बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं कि रेडिएशन लीकेज का असर आसपास के इलाके में भी पड़ सकता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अगर रेडिएशन लीक हुआ तो कौन से वो देश होंगे जो कि इसकी चपेट में आ जाएंगे, जिसका जो इशारा है वो अब्बास अराक्ची भी करते हुए नजर आएंगे। अगर बुशर शहर पर जो हमला हुआ न्यूक्लियर प्लांट पर उसकी रेडिएशन फैलती है तो इसकी जद में इराक आएगा, तुर्की आएगा, सीरिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कुवैत, UAE, ओमान, सऊदी अरब पूरी तरीके से एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस पूरी रेडिएशन की चपेट में आएगा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, UAE, सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया, ये सभी वो देश जो कि रेडिएशन की वजह से इंपैक्ट हो जाएंगे। फिलहाल इसीलिए खतरा जो है वो बहुत बड़ा है, टला नहीं है। US राठौर सर, फिलहाल अगर इन सभी कंट्रीज के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये सभी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इस फेवर में नजर आएंगी और अमेरिका के खिलाफ में आने वाले दिन में हो सकती है अगर इसी तरीके से जो अटैक है वो जारी रहे, क्योंकि इंपैक्ट के बारे में तो सबको पता है कि उनकी कंट्रीज पे आएगा। देखिए साक्षी, ये जो है महाविनाश का हथियार है और इसके अंदर जैसा आप कह रहे हैं इतने सभी को नुकसान होगा और इनको असर पड़ेगा। तो एक साझा जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती कि लोग इस पर आवाज उठाएं। लेकिन आजकल ये नैतिक मूल्य दब से गए हैं। अभी तक इस युद्ध की जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक चर्चा भी नहीं हुई है। तो कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता, कोई खुलकर आवाज नहीं उठाना चाहता। इसलिए ये जो चीज है ये गलत है, मानवता के प्रति अपराध है। पर्शियन गल्फ में बड़ी खूबसूरत डॉल्फिन्स भी रहती हैं, उनका क्या होगा? लेकिन जब हम आदमियों की जिंदगी की कदर नहीं करते तो डॉल्फिन्स की चिंता कौन करेगा? लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत की जा रही है दोनों पक्षों से, खासकर अमेरिका से, ये उम्मीद नहीं थी। बुशर के अलावा बहुत सारे टारगेट्स हैं अगर आपको ईरान से बदला ही लेना है। लेकिन जिस तरीके से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे आप लोग अटैक कर रहे हैं, एक नई परिपाटी को जन्म दिया जा रहा है। आपने यूक्रेन वॉर में भी देखा है जेपोरोजिया पे कितने अटैक हुए, चेरनोबिल में अटैक हुए, चेरनोबिल से लोग आए।
तो ये गलत परिपाटी पड़ती जा रही है और ये आगे ही बढ़ेगी। एक डायरेक्ट हिट अगर कूलिंग सिस्टम में हो गया, एक डायरेक्ट हिट पावर सिस्टम में हो गया या डोम पे हो गया, सर एक और तो मेल्ट डाउन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता को आज की तारीख में समझा जाए तो कैसे समझा जाए, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन बयान बदलकर अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं और अब तो वो और भी ज्यादा घातक हमले करने पर उतर आए हैं। आपके पास लौटूंगे, लेकिन इस बीच ईरान के हमलों पर कुवैत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्प पर ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया है। केपीसी की इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया है। ताजा तस्वीरें सामने आई। अब आप देखिए कि ये केपीसी की इमारत है और एक बड़ा टारगेटेड अटैक किया गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। बड़ी इमारत को एक बड़ा अटैक किया जाता है उसके ऊपर और कैसे आग के गोले में तब्दील हो जाती है। आप देखिए धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। श्रीवास्तव सर, फिलहाल इस तरीके के जो टारगेटेड ड्रोन अटैक है नॉन स्टॉप किए जा रहे हैं दोनों ओर से। हाल फिलहाल में आप देखिए केपीसी की इमारत को टारगेट किया गया है। एक बड़ा नुकसान कुवैत के लिए जाहिर तौर पर। साक्षी में एक बात और जिसमें जोड़ना चाहूँगा, जो कर्नल राठौर ने बताई थी बुशहर प्लांट के लिए, और जो उन्होंने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया एक तरीके से कि जब ये अटैक ज़पोरिज़िया पर हो रहा था तो उस वक्त इतनी आवाज़ें उठ रही थी, अब क्यों नहीं उठ रही हैं। इसका मतलब अगर सशक्त देश कुछ करता है तो देयर इज़ नो जेनेवा कन्वेंशन, देयर इज़ नो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, और ये अपने आप में सुसाइडल है। ये सिर्फ उस मिडिल ईस्ट के लिए सुसाइडल नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए सुसाइडल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का पानी ऐसा नहीं कि वो पानी सबसे मिलता नहीं है। अगर रेडिएशन जो है वो मिल जाएगा उसमें पानी में, उसका भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा और दूर तक जाएगा। इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। मिडिल ईस्ट जो खड़ा है पेट्रो डॉलर को सपोर्ट करता है, पूरा मिडिल ईस्ट खाक हो जाएगा। ये समझ आनी चाहिए जो भी लीडर्स इनके निर्देश दे रहे हैं।